बड़े लंबी तकरीरें की हैं, तो आज मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। जनाब स्पीकर, अब सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि हमारे वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, दो ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वजीर आजम मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिलकर काम करें, एक पाकिस्तान हो के काम करें और इन सारे मसाइल का हल करें। या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए कि इस मुल्क की क़ियादत करे। जनाब स्पीकर, मैं कहां से शुरू करूं? मैं कहां से शुरू करूं? यहां से शुरू करता हूं। मेरा सामने हमारा आपका वजीर का बजट का तकरीर का टेक्स्ट है, आपका वजीर का बजट का तकरीर का टेक्स्ट है, जहां पेज 9 पे लिखा गया है दोनों साइड से जीतगी का मुजाहरा करें, सबको मौका मिलेगा। अपना नुक्ता नजर मेहरबानी दोनों साइड पेशेंस शो करें, प्लीज प्लीज, मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, जो जो रिस्पॉन्सिबल। जनाब स्पीकर, ये हुकूमत का बजट स्पीच है जो हमाद अजहर साहब ने इस बजट के शुरू में इस सूरा हाउस को सुनाया था। कोरोना रिलीफ के नीचे इन्होंने गिना है कि हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं इस मुल्क के अवाम को कोरोना का पैंडेमिक होते हुए रिलीफ पहुंचाने के लिए। और इसमें लिखा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹42 per liter and diesel by ₹47 per liter, which will provide relief of 70 billion rupees to the people of Pakistan. क्या हुआ आपका बजट का तकरीर का? बजट अब पास ही नहीं हुआ और 2 दिन पहले उन्होंने पूरे मुल्क में ये जो पेट्रोल बम उड़ा दिया है, पेट्रोल लेवी की मद में। ना जनाब स्पीकर, ये इसलिए इतना आउटरेजस है कि पीटीआई जब अपोजिशन में था, जब पीटीआई इन बेंचेस पे था, तो उनके बड़े बड़े लीडरान यहां लेक्चर्स देते थे, नून लीग हुकूमत को तंकीद करते थे। पेट्रोलियम लेवी पे आते हुए उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया, लेकिन एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान जब आपने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुंचाना था, जब आपने पाकिस्तान के अवाम जो एक वबा का मुकाबला कर रहा है, दुनिया का ग्लोबल रिसेशन का मुकाबला कर रहा है, जब आप जानते हो इस मुल्क का हर किसान, हर हारी का फसल खतरे में है, आपने ऊपर से ये पेट्रोलियम लेवी का बम उड़ा दिया है जिससे हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका डाला गया है। ये ना सिर्फ नाइंसाफी है, ये ना सिर्फ नाइंसाफी है, लेकिन ये इलीगल भी है, क्रिमिनल भी है। ये कैसे हो सकता है कि जो काम ओगरा ने करना था वो नोटिफिकेशन कैसे किसी वजीर निकाल सकता है? तो ये इलीगल एक काम है जो इन्होंने अपने अवाम पे बोझ डाले हैं। हुकूमत को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। अगर फायदा पहुंचा है तो हमारा ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचा है, अगर फायदा पहुंचा है तो पीएसओ को फायदा पहुंचा है, अगर फायदा पहुंचा है तो शेल और दूसरे कंपनीज को फायदा पहुंचा है। जनाब स्पीकर, जब ये कंपनीज बड़े बड़े मुनाफा बना रहे थे तो उसका रिलीफ अवाम तक नहीं दिया गया था, और जब ये नुकसान में है तो सबसे बड़ा बोझ अवाम पे डाला जाता है। ये कैसे अपने आप को तहरीक इंसाफ कहते हैं जब इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान के अवाम पे कर रहे हैं? मैं पूछता हूं उनसे, ये कैसे अपना शक्ल दिखाएंगे अपने अवाम को? ये कैसे वापस जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज? मैं पूछता हूं उन एमएनए से जो बजट सेशन में अपने ही हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहे थे। मैं पूछता हूं उन वजीर से जो टीवी पे जाके बड़े बड़े बातें कर रहे थे, आज यहां बैठे हैं, कैसे जवाब देंगे? कैसे आप जवाब देंगे अवाम को जब आपने रिलीफ पहुंचाना था, जब आपने उनको मदद दिलवाना था?
آپ نے ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جناب اسپیکر, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مذمت کرتی ہے. ہم ہر فورم پہ اس ڈیسیجن کو چیلنج کریں گے. اس سے ایک مہنگائی کی طوفان کھڑا ہو جائے گا. آپ نے, ہم سب نے مل کے اس وقت وہ قدم اٹھانا ہے جس سے ہم اس ملک کی غریب عوام کو ریلیف پہنچا سکتا ہے. ہم نے پیٹرول کمپنی سے, بڑے بڑے بزنس سے پیسہ لے کے عوام تک پہنچانا ہے, اور یہ لوگ غریب عوام سے جیب سے چوری کر کے بڑے بڑے آئل کمپنیز کو پروفٹ دے رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ میں سمجھتا ہوں, میں تجویز دوں گا کہ وزیر اعظم صاحب بس نوٹس ہی لینا بند کر دے. پہلے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے جب دوائیوں کا 200% اضافہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا, وزیر کو بھی نکالا, انکوائری بھی آرڈر کیا گیا. نہ ہم وہ انکوائری کے بارے میں پھر سے سنے ہیں, اور آج تو دوائیوں کی قیمت 500% اضافہ کیے ہیں. کورونا کے شروع میں وزیر اعظم صاحب نے ماسکس پہ نوٹس لیا تھا. جب ایک ڈبہ آپ کو 150 روپیز میں ملتا تھا, اب آپ کو ایک ڈبہ 1500 روپیز کا ملتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے آٹا کا نوٹس لیا تھا. جب آٹا 20 kg 650 روپیز کا تھا, اب 1100 کا ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے چینی کا نوٹس لیا تھا. چینی 50 روپیز پر kg تھا, اور اب 85 اور 95 تک پہنچ گیا ہے. بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیر اعظم اپنے آپ کو کوارنٹینا میں رکھے, کوئی نوٹس نہ لے, کوئی تقریر نہ کرے, کوئی پریس کانفرنس نہ کرے. بہت ذمہ دار لوگ ہیں, وہ پروفیشنلی اپنا کام کریں گے. جناب اسپیکر, دوسرا پوائنٹ, یہ جو پی آئی اے پلینگ کریش کے انویسٹیگیشن کے ساتھ ہوا ہے, یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے. یہ ایک پلین کریش ہوا ہے, ثانیہ ہوا ہے. ہمارے عوام پریشان ہے, کراچی کے عوام, سارے عوام پریشان تھے, اور انہوں نے اپنے آپ سے, اپنے کوٹھیوں سے, اپنے غلطیاں کو چھپانے کے لیے جو پائلٹس فوت ہوئے ہیں ان پہ ذمہ داری سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایئر ٹریفک کنٹرولر پہ ذمہ داری سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ایک پلین کریش کو استعمال کر کے پی آئی اے اور سول ایویشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کا منافقت ہے کہ وہ وزیر جو 7 سال سے جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے, جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے, کبھی اس کیس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ لڑتا ہے اور کیو لیگ کا حصہ بن جاتا ہے. کبھی وہ جعلی کیس استعمال کیا جاتا ہے اور اچانک وہ پی ٹی آئی کا بن جاتا ہے. اس میں ہمت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے پائلٹس پہ اس قسم کا الزام لگا سکتے ہیں؟ کوئی جعلی ڈگری کو سپورٹ نہیں کرے گا, لیکن آپ اپنا انسٹیٹیوشنز کو, اپنا پی آئی اے کو, اپنا پائلٹس کو, اپنا سول ایویشن کو اس حد تک عالمی لیول پہ کردار کشی کرتے ہو. ان پائلٹس کو اور ان پیسنجرز کو اس جہاز پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس دن. صوبائی سندھ اور بہت سے لوگ اب تو این سی سی میں بیٹھ کے مخالفت کر رہے تھے کہ ایئرپورٹس نہ کھولے, جہاز نہ چلائے, لاک ڈاؤن جاری رکھے, اور پھر یہاں آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر کہتا ہے کہ وہ پریشان تھے, کرونا کے بات کر رہے تھے, obviously کرونا کے بات کر رہے تھے. آپ ان کو زبردستی کرونا کے دوران جہاز پہ چڑھا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو بھی آپ کو کرٹیسزم ہوگا پی آئی اے کا, جو بھی آپ کا کرٹیسزم ہوگا سول ایویشن کا, ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی کمزوری ہے ہم اس کمزوری کو حل نکالنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس قسم کا کردار کشی کرنا ہر پاکستانی پائلٹ کا انسلٹ ہے. اور یہ لوگ امیر لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ محنت کر کے کام کرتے ہیں.
वो आप उनको सियासी अपॉइंटमेंट्स कहते हो। इस हुकूमत ये हुकूमत समझती है कि जिसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो सियासी होता है। ये हुकूमत चाहती है कि एक पैंडेमिक के दौरान वो स्टील मिल से हो, वो पीआईए से हो, वो सिविल एविएशन से हो, उनको बेरोजगार किया जाए। और फिर वो कहते हैं कि ये रिलीफ है। ये किस किस्म है कि रिलीफ है जनाब स्पीकर? जब आप अपने ही मुलाजमीन को बेरोजगार करते हो, अपने ही मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं करते, अपने ही जो साबिक मुलाजमीन थे उनके पेंशन्स में इजाफा नहीं करते, ये जुल्म ही होता है जनाब स्पीकर। और इस किस्म का जुल्म सिर्फ और सिर्फ ये कठपुतली हुकूमत कर सकती है। मैंने अपना इनिशियल तकरीर में इस हाउस में खड़ा होके स्वीडन के बारे में ब्रीफ करने की कोशिश किया था कि जो एग्जाम्पल हमें सामने आ रहा है, जहां लॉकडाउन अपनाया नहीं गया, वहां ना मईशत को फायदा हुआ और सबसे ज्यादा अमवात हुआ। उनके लोग आइसोलेट हो रहे हैं, वो किसी मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो उनके आसपास के ममालिक में ट्रैवल नहीं कर सकते। और आज वही सलूक पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, वो इसलिए कि ये हुकूमत का कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हांगकांग हो, वो सब चीख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। जनाब स्पीकर, ये अपने को ठाया पीआईए पे नहीं डाल सकते हैं, अपने को ठाया सिविल एविएशन पे नहीं डाल सकते हैं। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान की किरदार कशी हो रही है, और वो इसलिए कि ये नालायक है, ये नाअहल है और अपने काम नहीं कर सकते हैं। No crosstalk, please. No crosstalk. Please, please. जनाब स्पीकर, आज जिक्र हुआ जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला जारी है, उस पे हम मज़म्मत भी करते हैं और दुआ गो है कि इंशाअल्लाह ताला सारे जो अवाम उसमें है उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा और जल्द से जल्द इस मसले से हम निकलेंगे। हमने देखा जिस तरीके से हमारा कराची के अवाम बहुत के मसाइल के सामने कर रहे हैं। बेरोज़गारी और मईशत की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसले में इजाफा होंगे जनाब स्पीकर। और इस वक्त जो लोड शेडिंग का सिलसिला पूरा सूबा में चलता आ रहा है, हमारे देहातों में पहले से चलता आ रहा है, अब वैसा ही सूरत हाल कराची में भी है। मैं पूछता हूं आपके अपने एलाइज से, मैं पूछता हूं आपके अपना मेंबर्स से जो इस बजट को वोट दे रहे हैं। इस वक्त कराची के अवाम अजाब में हैं कि इलेक्ट्रिक जैसे इदारा जो इनके फाइनेंसर का इदारा है, उनका करप्ट फाइनेंसर का इदारा है, कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं, उनके बिल्स में इजाफा भी कर रहे हैं और लोड शेडिंग हो रहा है। हम दरख्वास्त करते हैं, मिन्नतें करते हैं, कुछ करे इस गर्मी में, इस मौसम में। बलोचिस्तान, सिंध, पूरा मुल्क में जिस तरीके से लोड शेडिंग किया जा रहा है, आप अपना स्मार्ट लॉकडाउन की कोशिश करें, आप अपना स्मार्ट लॉकडाउन की कोशिश करें। क्या लॉकडाउन होगा, क्या सिलसिला चलेगा जब हमारे अवाम सुकून से नहीं जी सकते हैं? आप उनके ऊपर पेट्रोलियम लेवीज भी डालते हैं, उनके ऊपर महंगाई के बोझ डालते हैं, मगर उनको जो सहूलियात उनके हक होता है, चाहे वो बिजली की सूरत में हो या कोरोना की वजह से जो सेहत की उनको सहूलियात मिलना चाहिए, उनको वो फराहम करने को तैयार नहीं होते जनाब स्पीकर। ये बजट हर महाज से फेल हो चुका है। ये बजट ना हमारा पैंडेमिक का मसला का हल करता है, ये बजट ना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को जो थ्रेट है, जो लोकल से
थ्रेट है, उसका सही मुकाबला करता है। ये बजट जो पूरी दुनिया भर में मुआशी सूरत हाल है, उसका नुकसान जो पाकिस्तान पे होगा, उसका अंदाजा ही नहीं है। इस बजट में हमने आवाम को रिलीफ नहीं, ये कहते थे कि नो न्यू टैक्सेस, ये कहते थे कि नो न्यू टैक्सेस, हम कहते थे कि अगर टैक्सेस डालने हैं तो अमीरों पे डाले, इन्होंने जाके हर गरीब पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है। जनाब स्पीकर, ये चोर 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 कहना थकते नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस पे करप्शन पे इल्जाम लगा है, वो सब बाइज्जत बरी हुए हैं और आज भी ये झूठे इल्जाम लगाएंगे। जब हम बाइज्जत बरी होंगे जनाब स्पीकर, जब हम बाइज्जत बरी होंगे, इनके लोग जेल में होंगे, इनके लोग नैब के केसेस भुगत रहे होंगे। इनको माफी मांगना चाहिए, इन सब को माफी मांगना चाहिए। एंड आई अपोलोजाइज, नून लीग को भी माफी मांगना चाहिए। माफी मांगो राजा परवेज अशरफ साहब से, जिनका आपने किरदार कशी की रेंटल पावर केस पे, और आज राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बाइज्जत बरी हो गए। राजा परवेज अशरफ बाइज्जत बरी और में मजाक कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। पाकिस्तान का इशू, और मैंने जरूर आखिरी बात कहकर आपकी इजाजत चाहूंगा। हमारा पिछले सेशन में वजीर आजम साहब ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। जनाब स्पीकर, ये वो ओसामा बिन लादेन है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के बच्चे को शहीद किए हैं, हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स को शहीद किए हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कत्ल केस से लेके कारसास तक, 1993 की रैमसी यूसुफ का कातलाना हमला तक, ओसामा बिन लादेन का अल कायदा पे इल्जाम है। ये आदमी जिनको हम वजीर आजम कहते हैं, वो इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को, जो दहशत गर्दी के मुकाबले करते हुए शहीद हुई, ये वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद नहीं कहता, मगर ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता है। ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं प्लीज, और आप ये जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते, और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो। इसने हमारे आवाम को इंसल्ट किया है। अगर वजीर आजम बिलावल साहब, होल्ड ऑन, इसका पोर्ट का मिनिस्टर को बिठा दे, प्लीज, बिठा दे पोर्ट का, मुझे रहने दो। उसका अपना केपीटी ट्रस्ट कहता है करप्ट है, और यही लेक्चर दे रहा है। प्लीज आप तशरीफ रखें। दहशतगर्दों के जो यार है जनाब स्पीकर, दहशतगर्दों के जो यार है, एक मिनट, इस किस्म आप तशरीफ रख के मैं बात करता हूँ। फवाद चौधरी साहब, प्लीज मैं जवाब देता हूँ। फवाद चौधरी साहब, आप समझते हो मैं ओसामा बिन लादेन शहीद, मैं दोनों साइड से कहता हूँ। आप प्लीज बाबरवान साहब, खामोश हो जाएं। डेकोरम का ख्याल रखें। क्या ओसामा बिन लादेन आप डेकोरम का ख्याल रखें शहीद है? प्लीज बिलावल साहब, एक सवाल बात का जवाब दो। यहाँ हाउस में वज़ीर आज़म को तो छोड़ के किसी MNA के खिलाफ भी इस किस्म के अल्फाज मुनासिब नहीं है। बिलावल साहब, आप कोशिश करें, बुज़दिल लफ्ज़ जो है ना, किस किस्म के अल्फाज आप वापस ले लें। बुज़दिल लफ्ज़ जनाब स्पीकर, आप समझते हो कि ओसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, इतने दिन गुजरने के बाद पार्लियामेंट की रवायत की बात करता हूं बिलावल साहब, माफी नहीं मांगना, मैं सिर्फ इस हाउस का, उस कुर्सी का तौहीन नहीं है, हर पाकिस्तानी की तौहीन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस हाउस में हर मेंबर बाइज्जत है
اس کے بارے میں جب بھی لفظ کو بولا جائے وہ احترام سے بولا جائے. مہربانی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس کے بارے میں کوئی ایسے لفظ نہیں کہے. جناب اسپیکر, آپ اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اتنا سارا نقصان ہوا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے شہیدوں کا نادفاع کر رہے ہو اور ہمارا وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ کو ایکسپنج نہیں کر رہے ہو, مگر ہمارے باتی پہ آپ اپنا کامنٹس پاس کر رہے ہو. یہ آپ کی مرضی. اس بات پہ میں اپنا تقریر مکمل کرتا ہوں. جی